नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जो वैसे तो कल से शुरू मानी जा रही है, लेकिन हमने इसे सितंबर 2008 से ही जारी किया हुआ है। कल इस चर्चा पर आखिरी विराम लग गया और साथ में हमारे दावों पर सच्चाई की मुहर भी। कल मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला सुनाते हुए एनआईए कोर्ट ने जो बातें कही, जिस आधार सबूतों को खारिज किया, जिसके आधार पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जा रही थी, उसे झूठ और षड्यंत्र बताया। उसने हमारे दावों को मजबूत किया और उस पर सच्चाई की मुहर भी लगा दी। इस फैसले के साथ ही हिंदू आतंकवाद की थ्योरी और थ्योरी को गढ़ने वाले मास्टरमाइंड भी बेनकाब हो गए। एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने जो खुलासे किए, वो खुलासे भी हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन बात सिर्फ हमारे दावों और उस दावों के सच होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बात उसके आगे भी बढ़ रही है। संघ प्रमुख सरसंचालक श्री मोहन जी भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और श्री रविशंकर जी को इस मामले में फंसाने की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब हिंदू समाज की तरफ से मांग उठ रही है कि क्या साजिशकर्ताओं की कानूनी तरीके से पहचान होगी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या उन्हें सजा मिल पाएगी। अब चर्चा इन बिंदुओं पर केंद्रित हो रही है। मालेगांव ब्लास्ट के 7 आरोपी बरी हो गए, लेकिन जिन 2 आरोपियों को अब तक पता नहीं चल पाया, उसका हिसाब कौन देगा। पूछताछ के लिए एटीएस ने इन आरोपियों को उठाया तो था, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। यदि महबूब मुजावर की माने तो इन दोनों अपराधियों की हत्या एटीएस ने कर दी थी और मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों के बीच उसकी गिनती कर फाइल को क्लोज कर दिया गया। सरसंचालक मोहन जी भागवत को गिरफ्तार कर मुंबई लाने तक के लिए साजिश रची गई, और यह साजिश केवल एटीएस प्रमुख परमवीर सिंह अकेले ही नहीं रच रहा था। इसके पीछे उसके राजनीतिक आकाओं का हाथ था, जिसके इशारों पर हिंदू या भगवा आतंकवाद की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। कांग्रेस नीति सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे भी केवल एक प्यादा भर थे। इसके पीछे मुख्य रूप से जिनका हाथ था और जिनका दिमाग काम कर रहा था, वो कांग्रेस आला कमान थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी थे, दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम, शरद पवार थे, जिन्होंने पूरी व्यूह रचना की थी। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहानी पीड़ितों की जुबानी भी है। ये नेता समय समय पर भगवा आतंकवाद को देश के लिए खतरा बताते रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या इस गहरी साजिश के पीछे असल मंशा क्या थी। क्या सरसंचालक मोहन जी भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आतंकवाद के नाम पर फंसाकर देश में कत्लेआम करवाने का प्लान था? क्या हिंदुत्व और सनातन के सम्मान को समाप्त करने के लिए भगवा आतंक की थ्योरी को गढ़ा जा रहा था? क्या अब सच के सामने आने के बाद इस थ्योरी के रचने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्या ब्लास्ट के असल आरोपी कभी सामने आ पाएंगे? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ लोग होंगे, कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो हमारे दावों, जो कल से लेकर के आज तक जो हुआ है और करीब सितंबर 2008 से लेकर के 2025 1 अगस्त तक जो भी कुछ हुआ है, जो भी फैसले हुए हैं, जो भी सबूतों के बारे में कहा गया, वो सभी हमने बारी बारी से दिखाया था आपको। आज उन्हीं दावों को सच किस तरह से हुआ, उस पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। एक रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का कल बड़ा फैसला आया और सभी हिंदू निर्दोष बरी हो गए। कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें कही, उसका दावा हम बहुत पहले से करते आ रहे थे, और कल जब कोर्ट का फैसला आया तब सुदर्शन के एक एक दावों पर मुहर लगती चली गई। वो चाहे साध्वी प्रज्ञा जी की गाड़ी को लेकर हो या कर्नल प्रसाद पुरोहित जी के घर में आरडीएक्स के झूठे दावे का हो। हम पहले से कहते आ रहे थे कि यह पूरा मामला कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति घटिया सोच और हिंदू आतंकवाद साबित करने के लिए केवल षड्यंत्र मात्र है, जो आज साबित हुआ। आज जब पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया कि कांग्रेस ने आरएसएस प्रमुख मोहन जी भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साजिश के तहत इस मामले में फंसाकर जेल में ठूसना चाहती थी, इसके लिए महबूब मुजावर को स्पेशली विशेष तौर पे नागपुर भी भेजा गया। लेकिन महबूब ने कांग्रेस की इस झूठ की कहानी का हिस्सा बनना मंजूर नहीं किया, और जिसकी कीमत उन्हें अपना करियर तबाह करके चुकानी पड़ी। क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठा
झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे से करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। आपको बता दें कि महबूब मुजावर से पहले इस मामले में सुदर्शन न्यूज के मंच से आरोपी रहे 2 पीड़ित हिंदू रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय और समील कुलकर्णी जी ने भी बताया था कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी और श्री श्री रविशंकर के साथ साथ उस समय के वीएचपी के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया जी का झूठा नाम लेने के लिए भी दबाव डाला गया। किस तरीके से जांच एजेंसियां उनके ऊपर झूठा बयान देने के लिए दबाव डाल रही थी, सुनिए उनकी पीड़ा। शपथ खा के मैं आपको बताना चाहूंगा सभी भारतीयों को कि हमने कभी जीवन में जिनको किसी कार्यक्रम उपक्रम या कभी हम मिले नहीं, कभी बात नहीं किया किसी फोन के ऊपर, ऐसे ऋषितुल्य, ऐसे आदर्श जिसको हम भगवान मानते थे, ऐसे श्री श्री रविशंकर जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रवीण तोगड़िया जी, ऐसे लोगों के हमको नाम लेने के लिए प्रताड़ित किया गया कि आप एक सिग्नेचर कर दो, बोल दो 2 सेकंड, न्यायालय में मुकर जाना, आपका क्या फर्क पड़ता है, आप तो सामाजिक वंचित हो, आपको कहां परिवार है, हमें नौकरी करनी है, आपको नहीं पता कि नौकरी क्या होती है क्या नहीं होती है करके। आप तो इस देश की राजनीति जानते हो, इलेक्शन निकल जाएगा, आप छूट जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हमको मारा पीटा किया। मतलब उनका कहना था कि श्री श्री रविशंकर, योगी आदित्यनाथ और भी कुछ नाम, इन लोगों ने बम धमाके किए या आप लोगों को करने के लिए कहे, ऐसा कहने के लिए कह रहे थे? बिल्कुल सर। और मैं बाकी जो ऋषितुल्य व्यक्ति है उनका नाम लेना भी मेरा जीवा अभी ये हो रहा है कि हम कैसे नाम ले सकते हैं उनके, ये हम 10 बार नहीं, आप नहीं ले सकते, लेकिन आपको जिन नामों को लेने के लिए दबाव बनाया गया वो नाम देश के सामने आनी चाहिए। इंद्रेश जी, मोहन भागवत जी, इनका भी नाम लोग कहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उनका कहना यह था कि मेजर साहब आप नाम ले लो, हम उनको उठा लाते और आपको छोड़ देंगे। इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट ने भी माना या कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर आरडीएक्स होने का कोई सबूत नहीं मिला। इस बात को हम डंके की चोट पर बहुत पहले से कहते आ रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के उस दावे पर भी मुहर लगा दी जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था। सुधाकर चतुर्वेदी के घर पर आरडीएक्स रखने और षड्यंत्र रचने की पूरी साजिश को समझने के लिए आपको रमेश उपाध्याय और समीर कुलकर्णी जी को सुनना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे आरडीएक्स प्लांट किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि ये बात पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने कही है। ये वही महबूब मुजावर हैं जो आज मीडिया में बयान दे रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या कहा वो सब सुनिए। पूछा जाता है कि आपको आरोपी क्यों बनाया? हमें आरोपी इसलिए बनाया गया कि कांग्रेस का जो षड्यंत्र था, कांग्रेस की जो स्क्रिप्ट थी, उसको हमने हाँ नहीं कहा, हम साक्षीदार नहीं बने, इसलिए हमें आरोपी बनाया गया। हमने आसानी से उनकी हाँ में हाँ मिला के अगर विटनेस बनते थे तो हम आरोपी नहीं बनते थे सर जी, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया। आज हम स्वाभिमान के साथ कह सकते कि हमारे वजह से किसी को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया गया, उसका जीवन बर्बाद नहीं हुआ सर। आपके कुछ साथी गायब हुए जो कहीं मिले ही नहीं, वो कहां है? नहीं सर, वो हमारे साथी नहीं थे, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है सर। साथी बनाया गया। बिल्कुल सर। कि पहले तो इस बात को आप समझिए सर कि एक दिलीप पाटीदार करके पूरा केस देश जानता है कि दिलीप पाटीदार को मध्य प्रदेश से उठा के लेके आते हैं मुंबई एटीएस में, वो आज तक वापस नहीं गया। हम गलती से जिंदा है सर आपके सामने इस भारत में सर, लेकिन दिलीप पाटीदार आज तक वापस नहीं गया। कोई कुछ उसका ना पॉलिटिकल, ना सामाजिक, ना राजनीतिक कुछ उसका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन तो भी उसके नाम से एक झूठा स्टेटमेंट बनाया गया। उसके आधार के ऊपर हमको 17 साल जेल 17 साल से चक्कर कटवा रहे न्यायालय के, और आज तक वो बंदा जिंदा वापस नहीं गया। उसके बाद में 2 और नाम है, एक है संदीप डांगे और रामजी कलसंग्रा। एटीएस का मुजावर करके एक ऑफिसर है, वो ऐसा न्यायालय में कहता है। मुजावर? हाँ, एटीएस का अफसर कहता है, हम नहीं कह रहे, ये एटीएस का अफसर ऐसा कहता है सर कि 26/11 जो देश के 1947 के बाद में का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, उसके दूसरे दिन संदीप डांगे और रामजी कलसंग्रा इनको जान से मार दिया, ऐसा एटीएस का मुजावर कहता है। वो जीवन में कभी किसी को नहीं मिलेंगे, एक बात। दूसरी बात,
वो ये भी कहता है कि शेखर बगाड़े ने सुधाकर चतुर्वेदी, जो हमारा को एक्यूज बताया है ऑन पेपर, उसके घर के अंदर आरडीएक्स प्लांट करवाया। ये भी शेखर बगाड़े बोलता है सर। आरोपी गायब, विटनेस गायब, 161 स्टेटमेंट गायब, ओरिजिनल एफआईआर गायब, एफिडेविट गायब सर। ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड गायब करने की जरूरत क्या पड़ी सर? क्यों सच्चाई उस वक्त अगर दुनिया के सामने अगर आ जाती तो इतना हमारा जीवन का वक्त बर्बाद नहीं होता था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अच्छे वकील नहीं मिले। वहीं एनआईए कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की जांच में जो आरोप लगाए कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की है या उस पर बम रखा गया था। यह भी सुदर्शन न्यूज के दावे पर एनआईए कोर्ट की मुहर लग गई कि साध्वी निर्दोष थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि उन्हें जुर्म कबूल करने के लिए कितना प्रताड़ित किया गया था। कुछ भी करके ये मुझसे जो खुद स्वयं कहलवाना चाहते थे वो कहलवा लें, बस ये उनकी मानसिकता थी। आरोप स्वीकार करने के लिए कह रहे थे। हाँ, उनका कहना था कि आप स्वीकार करो, तुम स्वीकार करो कि तुमने बम विस्फोट किया है। मैंने कहा मैंने नहीं किया तो मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। तो बस यही था उनका। और उनका तर्क था कि आपने गाड़ी दी है और उस पे आपका नंबर है वगैरह वगैरह फलाना। ये सब बातें वो नहीं करते थे। हाँ, वो बस आप वो बस ये कहते थे तुम बस ये कहो कि तुमने किया है। और इसमें कौन कौन लोग थे? मैंने कहा जब मुझे इस बात की ही जानकारी नहीं थी कि विस्फोट हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ी अपनी तपस्या में थी। संन्यास हमारा 2007 में हुआ है, जनवरी में माह में, तो ये काल तपस्या काल चलता है। तो मैं आज एनआईए कोर्ट के फैसले ने सुदर्शन न्यूज के एक एक दावों पर मुहर लगा दी है। जो सुदर्शन न्यूज बहुत पहले से डंके की चोट पर कहता आया था कि इस पूरे मामले में हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द कांग्रेस की हिंदू घृणा का सबसे घटिया उदाहरण है। कांग्रेस हिंदुओं से कितनी नफरत करती है वो इस षड्यंत्र से समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने जिन निर्दोषों को साजिश के तहत फंसाया, उनका जीवन खराब किया, उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लगाए, उसकी भरपाई कैसे होगी? आज पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने जो खुलासे किए, उससे यह बात तो साफ हो जाती है कि हिंदू साधुओं, संतों, नेताओं के पीछे कांग्रेस ने कितनी गहरी साजिश रची थी। क्या अब भी कांग्रेस इस बात से इनकार करेगी कि वह हिंदू टेररिज्म का झूठा षड्यंत्र रच रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इन बातों के सामने आने के बाद से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मोहन भागवत जी का नाम जब आया, जब मुजावर ने आकर के सामने आकर के मुजावर जी ने कहा कि मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने का दबाव बनाया जा रहा था, उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। और जब सातों आरोपी बरी हो गए हैं और हिंदू टेरर का जो कंसेप्ट था, जो थ्योरी थी, वो जब ध्वस्त हो गया, उसके बाद भी कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि हिंदू टेरर नहीं, सनातनी टेररिज्म की है। क्या कहा उन्होंने, दोनों बयान सुनिए। बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है, ये आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर हिंदू आतंकी
और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है। तो एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ों का खुलासा हो रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे नहीं अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। राजवीर शर्मा जी हैं, आरएसएस विचारक हमारे साथ। अमर सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जो है। मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। अमितोष पारिक है, वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और इन सारे मसलों पर बहुत करीब से नजर रखने वाले हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं अमर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है मैं उनसे करना चाहूँगा। अमर, ये सारी चीज़ें आपने भी देखा, आप पत्रकार भी रह चुके हैं, तो आपने सारी चीज़ें कवर भी की थी जब ये घटना हो रही थी। उस समय आप पत्रकारिता कर रहे थे जहाँ तक मुझे मालूम है। और अब जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरीके से परत दर परत चीज़ें खुल करके आ रही है और कांग्रेस बेनकाब हो रही है, और उसके बाद भी आपके नेता पृथ्वीराज चौहान जी का अभी बयान आया है कि हिंदू आतंकवाद कहिए, सनातन आतंकवादी कहिए, क्या अभी भी आप लोग उसी लाइन पे हैं कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और इस साजिश में जो चीजें हुई, क्या कांग्रेस इस पे शर्मिंदा महसूस नहीं कर रही? देखिए मुकेश जी, बिल्कुल साफ है कि जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी का, ना तो धर्म, आतंकवाद का कोई धर्म होता है, ना कोई जात होता है, ना कोई रंग होता है। अगर कोई भी ये कह रहा है कि हिंदू आतंकवाद कहिए या भगवा आतंकवाद कहिए, इनसे परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। सवाल उठता है कि जो आपने देखा मालेगांव ब्लास्ट के बाद, अभी जस्ट आज जो है इसका जांच रिपोर्ट आया है और कह सकते हैं कि कोर्ट ने दिया है। सवाल उठता है कि 11 साल सरकार के हो गए, आखिर इतने दिन क्यों लग गए और आज ही क्यों आया इसका? पहली बात। दूसरी बात, देखिए जांच यहां तक पहुंचते पहुंचते 30 लोग मर चुके हैं और इस जांच में जो लोग शामिल थे, खास करके मैं रोहिणी, सनियाल और मरियम, ये लोग कहाँ गायब हो गए? क्योंकि इन लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं रही कि कब एफआईआर दर्ज होता है, कब किन लोगों को हटाता है, किन लोगों को साथ ले जाता है। अब सवाल उठता है कि आपने सही कहा कि मैं कवर कर रहा था और मैं एक आपको बाइट सुनवाता हूं जो भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं इस सरकार के मंत्री भी रहे हैं, आरके सिंह। मैं उनकी एक बात आप सुन लीजिए, उसके बाद जो है आप जो कहेंगे वो मुझे पता है, वो हमने जाना हुआ है, कल भी चर्चा हुई थी उसकी। बिल्कुल, मैं अमर सिंह जी आपको बताने सुनाने की जरूरत नहीं है, सब कोई जानते हैं। मैं इसके बारे में भी कल भी चर्चा किया था, आज भी चर्चा कर लूंगा, आपको बता दूंगा जो उन्होंने क्या कहा था और क्यों कहा था। आज एक चीज आप बताइए, क्यों कहने की बात। हाँ। मैं उसी पे क्यों कहने की बात है, तो आप ये भी हो सकता है कि जो मोहम्मद मुशावर जी की बात एटीएस, मुझे लगता है कि उस वक्त वो एएसआई होंगे और उनका अब बयान आना और इस तरह के कहना कि हिंदू आतंकवाद, इन लोगों को फंसाने के लिए सरकार ने एक प्रेशर दिया था, तो मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगता है। नहीं, तब आपको शायद तथ्य की सही जानकारी नहीं है, वो पहली बार सामने नहीं आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं, कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये सारी चीजें उन्होंने कहा है। वो आज जब फैसला आया तो फैसला के बाद वो दोबारा सामने आया। कब कहा? जब बता दें आप। 2016 में, 2016 अगस्त 2016 में आरडीएक्स प्लान करने की थ्योरी भी उन्होंने दी थी। हाँ, आरडीएक्स प्लान करने की थ्योरी उन्होंने ही कही थी। और आपको ये बता दें कि आपकी सरकार थी, जब आपकी सरकार ने दबाव बनाया था कि मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करो, योगी आदित्यनाथ जी का नाम फंसाओ इसमें, तो उसके बाद उन्होंने नहीं माना तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उन पर आरोप लगाया गया, उन्हें जेल भेजा गया और उसके बाद पूरा करियर तबाह कर दिया गया, उनका पूरा करियर तबाह कर दिया गया और आज वो रिटायर भी हो गए लेकिन उन्हें नौकरी वापस नहीं हुई। और ये सारे कुकर्म, ये सारे जो पाप है ना, ये कांग्रेस ने किया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें कांग्रेस के सारे आला कमान जो नीचे से लेकर ऊपर तक थे ना, आप कितना भी बचाव कर लेंगे, इस पाप से कांग्रेस को मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे साथ आरएसएस के विचारक राजवीर शर्मा जी हैं। राजवीर जी, साजिश क्या थी? जो दावे किए जा रहे, जो हम लोगों ने भी काफ़ी दावे किए थे, वो सारी चीज़ें एटीएस ने आज जब कल फैसला सुनाया एटीएस कोर्ट ने, तो जो चीज़ हम कह रहे थे लगातार 2008 से, वो चीज़ें बराबर होकर के सामने आएगी। लेकिन ये जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात आ रही थी, क्या इसके पीछे क्या साजिश आपको लगता है? क्या आप कांग्रेस की साजिश थी कि भयानक दंगा हो जाए, रक्तपात हो जाए और चुनाव में इसका फायदा मिले? नहीं, देखिए पिछले कई दशकों से सारा देश जानता है, देश का हर नागरिक जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस और उनके जैसे बहुत सारे दल
ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से एक तो हिंदू और मुसलमान में एक गहरा बंटवारा हो, दूसरे हिंदुस्तान में एक बड़े पैमाने पर उत्पात मचे, तीसरे कि दंगे फैले, हिंसा फैले और जो हिंदूज हैं उनके प्रति जो उनकी घृणा है उस घृणा को वो और आवाज बड़ी दे सकें। इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी, इस प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा और ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे वो सिंधे हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे अन्य बड़े नेता हो, उनका केवल एक ही मकसद था कि बार बार दोहराओ, झूठ को बोलो और झूठ जितनी बार बोलोगे उनका यह भरोसा था बिल्कुल कि गलत साबित हुआ कि झूठ को अगर आप बार बार दोहराओगे तो वो सत्य बन जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देश के लोग बहकावे में आने वाले नहीं हैं, ये भी सिद्ध हुआ। और एक अनीति देखिए आप कि केवल वो बोल करके चुप नहीं हुए। राहुल जी तो अमेरिका तक चले गए, अमेरिका में जाकर के कहा कि जो हिंदू आतंकवाद है वो दूसरे आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की थी। जी जी। तो अब आप ये देखिए कि कांग्रेस अब ये कहे कि आज क्यों हुआ, कल क्यों नहीं हुआ, परसों क्यों नहीं हुआ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब आप ये देखें कि जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो वो बगलें झांकते हैं, क्योंकि उनके पास जब कहने के लिए कुछ है ही नहीं। जो सच्चाई है वो कोर्ट के ने भी सामने ला दी और जो सच्चाई है वो रोज जनता भी अपने सामने रखती है और कांग्रेस को नकारती है। ये देखिए कि कांग्रेस ने जब जब हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद या सनातन आतंकवाद की बात की है, इसको नकारा है जनता ने कि आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल नकारा है जनता ने। लेकिन एक चीज राजवीर जी आपसे, और हमारे साथ अमितोष पारिक है। अमितोष पारिक के साथ एक चीज और मैं पूछूंगा, क्योंकि अमितोष पारिक एडवोकेट भी है, लॉयर भी है और लीगल चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। अमितोष जी, इतनी लंबी लड़ाई चली, 17 साल जो है सारे आरोपियों का जीवन बर्बाद हो गया, पूरा जीवन काल जो है कि जीवन काल, पूरा करियर, सब चीज़ तबाह हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? और यह जो बदनाम करने की साजिश थी हिंदू टेरर के नाम पे, इसमें अब जब ये फैसला आ गया है तो ये भी पता है कि ये साजिश थी और साजिश के पीछे लोग कौन थे, पार्टी कौन थी, सबके नाम करीब करीब समझ, लेकिन इसे एक कानूनी जामा पहनाना ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि जो आरोपी हैं, जो बरी किए गए हैं, उनकी तरफ से या सरकार की तरफ से इस तरीके की पहल होनी चाहिए? जो दोषी है, जिसने ये साजिश रची, जिसने बदनाम करने की कोशिश की, उनको भी सजा मिलना चाहिए कानूनी तरीके से? मुकेश जी, ऐसा ही एक विषय जयपुर में भी हुआ था, जहां पर एक फॉल्स केस प्रिवेलेंट किया था और कोर्ट ने जब सजा सुनाई, उसमें जब अपना ऑर्डर दिया तो जो फ्री हुआ उसको तो फ्री किया, लेकिन जिसने फॉल्स केस किया था उस पे सू मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पे केस चलवाया गया। बिल्कुल, ये एक अच्छा एग्जांपल होता है। मुझे लगता है न्यायालय को भी इस तरीके के एग्जांपल सेट करनी चाहिए, जहां पर 12 वर्ष 17 वर्ष 20 वर्ष बाद जाके कोई व्यक्ति छूटता है तो न्यायालय को उस पे सू मोटो कॉग्निजेंस लेके और उस पर नोटिस देना चाहिए और केस चलाना चाहिए। दूसरा, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि डिफेमेशन सूट इनके विरुद्ध करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जो पहले तो कहते थे भगवा आतंकवाद है और अभी सदन के बाहर कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैंने नहीं कहा। शरद पवार, आपके दिग्विजय सिंह, शरद पवार, कांग्रेस के अन्य अलका लांबा वगैरह जितने भी जिन्होंने सेफरन टेररिज्म का नाम दिया है, उन सब के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, डिफेमेशन सूट होना चाहिए। क्योंकि सब भगवा आतंकवाद अभी तक मुझे लगता है देश में इसके ऊपर डिफेमेशन डिबेट तो खूब हुई, पर डिफेमेशन सूट किसी नहीं हुआ। ये डिफेमेशन सूट उनको लाना चाहिए, इसी से ही कुछ एग्जांपल सेट हो सकता है, अन्यथा ऐसे ट्रायल्स होंगे, ट्रायल में छूटते जाएंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे मुकेश जी कि इतने साल क्यों लग गए, क्यों नहीं हुआ। अब एक इसके पीछे एक उदाहरण समझिए कि अगर इतना साल केस चला और सरकार इसको विड्रॉ कर लेती तो यही कांग्रेस प्रवक्ता आके कहते हैं देखिए इनकी सरकार आई, इन्होंने विड्रॉ कर लिया, हम तो डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। और अगर आज निर्णय आ गया तो बोल रहे इन्हें विड्रॉ क्यों नहीं करा, इतने साल तक चुप क्यों रहे। जिस इंस्पेक्टर ने बात रखी उसको सस्पेंड कर दिया, जिस फैजाबाद केस में जज ने बात कही, ताले खुलवाए, उसको प्रमोशन नहीं रखा। ये लगातार तरीके से एक नैरेटिव सेट करा था अगेंस्ट हिंदू टूवर्ड्स इस्लामिस्ट, अगेंस्ट सनातन टूवर्ड्स जिहाद, अगेंस्ट हिंदू
एंड टूवर्ड्स टेररिज्म। ये एग्जांपल कांग्रेस ने सेट करा। एक उदाहरण मैं आपके माध्यम से देता हूं मुकेश जी, देखिए क्या है। सुधाकर चतुर्वेदी का मैं एक कोट पढ़ता हूं। ड्यूरिंग द 80s also wanted to know his connection to the RS and its leader. He alleged during the duration he and other accused were subjected to torture worse than the third degree. उनको फोर्स करा गया। क्या बोली कि आपके आरएसएस के साथ कनेक्शन है? भावेश पटेल मुलजिम, सो कॉल्ड मुलजिम थे एक अजमेर ब्लास्ट में, बाद में तो वो अक्यूज फ्री हुए। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे told me when you are brought to the court you have to make name Mohan Bhagwat and Indresh Kumar and you have to say that you have engineered the blast in Ajmer Dargah as per their direction. पटेल ने कहा मैं नहीं कह पाया, क्यों? क्योंकि मेरा कंसाइज अलाउ नहीं करा, प्रेशर करा गया, बाइक के रेसिग्नेशन नहीं मिले, बाइक के रजिस्ट्रेशन नहीं मिले। लेकिन देखिए स्वामी अस्मिनंद की हम कल चर्चा कर रहे थे मुकेश जी, स्वामी अस्मिनंद के केस के अंदर में कन्फेशन रिकॉर्ड करा, जिसको बाद में कोर्ट ने नहीं माना। उस कोर्ट के कन्फेशन के ऊपर में कहा गया कि अब्दुल कलीम था जिसने मेरा बहुत ध्यान रखा जब मैं जेल में था, इसलिए मैंने कन्फेस कर दिया कि मैंने बॉम्ब प्लांट करा है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला अब्दुल कलीम कोई व्यक्ति था ही नहीं। इस तरीके की जो थी, चाहे आपके ब्लास्ट केसेस हो, सबके अंदर में जहाँ हिंदू को कोर्ट करा, वहां 17-18 साल बाद हिंदू निकला। सुनील जोशी क्यों नहीं बात करते? सुनील जोशी को मार दिया गया एमपी के अंदर में, मध्य प्रदेश में उनके घर के पास में, समझौता ब्लास्ट केस के अंदर में उनको अक्यूज थे, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने सॉफ्ट टेरर नैरेटिव को क्लेम करा हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे शरद पवार हो, कह दिया आरएसएस और संघ जो है वो बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री है, लेकिन जो बॉम्ब बना रहा था शाजिद आरडीएस जिसके यहाँ से मिला वो भाग जाता है। लगातार तरीके कांग्रेस ने 17 साल 18 साल तक जो राज करा, उस राज के अंदर में जिस तरह से सैफरन टेरर करा, कोर्ट के निर्णय से सब छूटते गए, चाहे अजमेर दरगाह शरीफ ब्लास्ट केस हो, समझौता हो, मक्का मस्जिद हो, मालेगांव हो। लेकिन ठीक है सर, हमारे साथ और भी गेस्ट, मैं दोबारा फिर आऊंगा। मेहताब उस्मानी हमारे साथ जुड़े हुए। मेहताब उस्मानी से जब भी चर्चा होती है तो वो भगवा आतंकवाद को कहते हैं कि नहीं, भगवा भी आतंकवाद होते हैं। आपने बहुत बार सपोर्ट किया। क्या इस फैसला आने के बाद भी आप अपने उस विचार पे कायम है, उस बात पे कायम है, या आपको लगता है नहीं ये शब्द गलत थे और आपको माफी मांगनी चाहिए? जिन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया उनको माफी मांगनी चाहिए? मुकेश जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब ये लोग अपराधी नहीं थे तो पुलिस ने पकड़ा क्यों इनको? ये कोई राजनीति में इतना बड़ा खत नहीं था उस वक्त इनका कि साहब इनके कहने से दंगे हुए। जब इनका कोई गुनाह ही नहीं था तो फिर पुलिस ने इतने टाइम तक इनको क्यों? आपने तो 100% का सवाल पूछा है मेहताब उस्मानी। सुन लीजिए, कुछ तो रहा होगा ना। आम आदमी को तो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, एक नॉर्मल आदमी को पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, कुछ तो मुकदमा नहीं चलेगा नॉर्मल आदमी से। कुछ तो रोल रहा होगा इन लोगों का। इतने दिन मुकदमा चला, इनको अरेस्ट किया गया, जेल गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रोल होगा छोटा मोटा। मानते हो इस बात को? छोटा मोटा भी आप कह रहे हैं, रोल भी बोल रहे हैं, छोटा मोटा भी बोल रहे हैं, उसके बोल रहे हैं इतनी बड़ी साजिश। तो आप खुद ही आप लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, जब झूठ गढ़ा जाता है ना तो पात्र वैसे ही खोजे जाते हैं। जब झूठ गढ़ा जाता है ना तो पात्र ऐसे ही खोजे जाते हैं जो नॉर्मल हो समाज, ताकि आप जैसे लोग आके बोले ये तो नॉर्मल था, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? तो आप किसको किया? अमिताभ बच्चन को गिरफ्तार किया था, नसरुद्दीन शाह को गिरफ्तार किया था, किसको किया था? बड़े नाम वाले को किया था, मेहताब उस्मानी को सब लोग जानते हैं, उनको गिरफ्तार किया था। अरे जब झूठ की फैक्ट्री थी, झूठ में चीजें पकानी थी, तो वैसे ही पात्र खोजे जाएंगे ना, और उन्हीं पे दबाव डाला जाएगा। ठीक है, इसका भी जवाब हम लेंगे। हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि ये काफी क्लोजली इस पूरे केस को वॉच कर रहे थे और इसके जितने भी पात्र हैं उन सब से नजदीकी से जुड़े हुए भी हैं। हमारे सारे मेहमान जो है बने हुए हैं और आप चलेंगे हम सीधे हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप बहुत नजदीक से इस पूरे मसले को जानते हैं और इस मसले पर आपने जो पात्र हैं इसके जो बरी हुए हैं उनसे भी आप जुड़े हुए हैं, जो आज ATS के जो पूर्व अधिकारी जो बयान दे रहे हैं उनसे भी आप जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपकी बातचीत हुई है, उनको भी आपने इंटरव्यू किया हुआ है। जरा अपनी नज़र से इस पूरी कहानी पे नज़र डालिए। देखिए, महबूब मुजावर साहब से चूँकि हमारी पहले भी काफ़ी बार बात हुई और सुधाकर दर द्विवेदी मेरे ही घर के पास में ही रहते थे जी। इन्होंने प्राइमरी जो शिशु मंदिर से एजुकेशन ली थी। RSS से कभी भी सुधाकर दर द्विवेदी का कोई संबंध नहीं रहा। एक बात हम और बीच में आपको बता दें कि कुछ ना कुछ बात रही होगी जो इनके ऊपर एक कार्रवाई हुई, जैसा अभी आलम साहब ने बताया था, मेहताब उस्मानी जी ने। आपको बता दें, जिस समय ये पकड़े गए हैं तो ये बात है, ये सितंबर के लास्ट उसमें जब एक कांड हुआ 2008 में, हम चूँकि उसको कवरेज करने गए थे। तो जब मैं कवरेज करने गया था उसके बाद हम लोगों ने पूछा था पुलिस से, और उस समय पुलिस का भी कहना था कि इसमें FR लगने वाली है, फाइनल रिपोर्ट। FR का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट लगने वाली है, मतलब इन लोगों के ऊपर चार्ज नहीं आएंगे। इसके बाद
मिस्टर दिग्विजय सिंह वहां गए। मिस्टर दिग्विजय सिंह ने बैठ करके पर्चे कटवाए और उसमें तरह तरह के प्रूफ, फॉल्स प्रूफ दिए गए और उसमें चार्जशीट लगी, जबकि उसके पहले पुलिस का ही दबे जवान कहना था कि इसमें एफआईआर लग जाएगी। एफआईआर का मतलब फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, लोग बड़ी हो जाएगी। हाँ। ये बता, ये बात मैं नहीं, मैं भी गया था पता लगाने, क्योंकि हमें रिपोर्टिंग करनी थी और भी लोग। एक तो ये बात हो गई, ये उस समय की रिपोर्टों पे भी था कि उसमें एफआईआर लग जाएगी, लोग नहीं। दूसरी आपको बता दें कि सुधाकर द्विवेदी के यहाँ आरडीएक्स नहीं मिला था, घर पे कतई नहीं मिला था। एक कांड कानपुर में हुआ था, सुधाकर द्विवेदी का घर कानपुर में है, रावतपुर गांव के पास में। सुधाकर द्विवेदी के भाई पुष्कर को इतना प्रताड़ित किया गया कि पुष्कर का भतीजा जो विकलांग है आज वो इंजीनियर है। और कैसे पला, सुधाकर द्विवेदी के पिताजी पुलिस में थे, बेहद डेड ऑनेस्ट, और उनकी मृत्यु हो गई इसी गम में। उनके घर में 4 कैजुअलिटी हुई और एक साधारण घर। सुधाकर द्विवेदी की मॉडस ऑपरेंडी में ऐसा कभी कोई कांड नहीं हुआ था, और ना ही ये पोजीशन ठाकुर की थी, प्रज्ञा ठाकुर की। अब आया क्या ये था, अब मोटरसाइकिल के मैं बता रहा हूँ, चूंकि मैंने मोटरसाइकिल उसके बाद देखी, सब पता लगाया। वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा के नाम से नहीं अलॉट थी, किसी ठाकुर के नाम से। दूसरा, उसमें आरडीएक्स मिला नहीं था, ये देखिए उसमें आरडीएक्स मिला नहीं था, बिल्कुल। तीसरी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, इसमें कुछ बातें छिपाई जा रही हैं। कुछ बातें, जैसे पहले इन्होंने टारगेट बनाया था खास तौर से इंद्रेश जी का जहाँ पे हरियाणा में घर है, वहाँ पे पता लगाया गया ये पहले क्या करता था। जब पता चला ये इंजीनियर थे, इंजीनियर के बाद ये आरएसएस के प्रचारक बन गए। इनके फादर बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने सारा व्यापार बंद के बहुत बड़ी दावत दी कि हमारा लड़का संघ में चला गया। इंद्रेश जी के खिलाफ जब इनको मिला नहीं तो इन्होंने बाकायदे मुजावर जी से कहा था। हम लोगों की जब बात होती थी तो मुजावर जी बड़े साफ बात करते थे, जब उनको हम लोग बातों में ले लेते थे तब वो बात बड़े साफ कहते यार हम झूठ कह देंगे। हमने हम प्रशासनिक अधिकारी हैं एटीएस में, हमने एक शपथ खाई है कि हम न्याय करेंगे और हम अपने एक सच चीज़ को लाएंगे। कैसे हम कह दें, उनको प्रताड़ित किया गया, जेल में। यही नहीं, तमाम अधिकारियों को किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, एक एटीएस का और टॉप का अधिकारी जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, दुर्भाग्य से आज उस दुनिया में नहीं है, उनको भी दिग्विजय सिंह ने भ्रमित कर रखा था और उनकी बड़ी दर्दनाक मृत्यु भी हो गई। मगर वो बॉम्बे वाले ब्लास्ट में, उससे भी दुखद बात बता रहे हैं कि वो अस्पताल में गए थे। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने दंगे बहुत कवरेज किए, अलीगढ़ में दंगा होता था, वहां के हम लोग एक बात देखते थे कि 2 जगह हवालात और हवालात में और साथ में अस्पताल में हिंदू मुस्लिम लड़ने के बाद अगल बगल होते थे, एक दूसरे को रोटी खिलाते थे। एक हिंदू एक मुस्लिम या 2 लोगों झगड़ा होता, भैया आप चटनी लाए, हमें चटनी दे दो, हम आपकी रोटी। कभी हवालात में झगड़ा नहीं हुआ, अस्पताल में कभी झगड़ा। उस समय एक टॉप अफसर अस्पताल क्या करने गए थे जब बॉम्बे वाला कांड हुआ था, उन्होंने भी लास्ट में स्वीकार किया, ये पब्लिक कह रही है कि ये गलत हुआ। दूसरी मैं आपको सबसे बड़ी सबूत बतला दूं कि उस समय फरीन सगुप्ता जिनकी उनके परिवार ने और शेख लियाकत, शेख मुश्ताक, शेख रफीक और सैयद लोग, यही लोग क्यों मरे? आम मुस्लिम भी कह रहा था इसमें मुझे फांस दिया गया, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद है क्या? मुस्लिमों पे आतंकवाद का आरोप कई कंट्रियों में लग रहा था। तो इन्होंने, ये कांग्रेस की सोच थी कि मैं इसके अगेंस्ट में भगवा आतंकवाद कर दूंगा तो मुस्लिम वोट मुझे थोक में मिल जाएगा। ये इसमें साजिश थी। इन लोगों ने खुद कई बार कहा कि हमको निशाना बनाया जा रहा, हमसे यही कहा जा रहा कि भगवा आतंकवाद। ये पूरी दिग्विजय सिंह की गढ़ी हुई कहानी थी। ये पहला कांड नहीं है, इसके पहले इन्होंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ। गोवध आंदोलन के नाम पर उनको आश्वासन दे के करपात्री जी को संसद पे भवन के बाहर गोली चलवाई। आनंद मार्ग को मारा, फिर सिखों का कत्लेआम किया, बहुत सिखों का कत्लेआम किया। स्वर्ण मंदिर में इतने गंदे ढंग से आर्मी भेजी, नहीं भेजनी चाहिए इंदिरा जी को। ये इनका जैनों के लिए इन्होंने किया, डालडा घी वाला आरोप लगा दिया झूठा। चितपावन लोगों का इतना कत्लेआम हुआ महाराष्ट्र में कि पूछे नहीं। चितपावन कई हजार लोग, ये कहना नहीं चाहिए
कांग्रेस में खून की आदत हो गई है, जैसे कोई चेहरा नहीं, कोई शेर या कोई जानवर हो जाता है। बिल्कुल आपसे तो ये इसमें असलियत। दूसरी आपको बताना है कि उनके यहाँ आरडीएक्स नहीं मिला। मैं अब दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। कानपुर में एक कांड हुआ, एक सिख था भूपेन, मैंने वो न्यूज कवरेज की, तो भूपेन के यहाँ विस्फोट हुआ, उसमें उनके टुकड़े जगह जगह वहां अटके थे, मेज पर ग्रेनेड रखे थे सजा करके जैसे कप प्लेटें। हमने न्यूज बनाई, मैंने ये पूछा भी, ये बताइए इतना बड़ा विस्फोट हुआ और ये मेजों में ग्रेनेड ऐसे कैसे रखे? क्या कोई पागल इस तरह से लगा देगा? वो भी उड़ जाएगा। मगर वो भी गड़ा गया। उसमें महाराष्ट्र से भी लोग आए थे, उन्होंने वहां की जनता को वो लालच दिया, ये 8 पेटी देंगे, 8 पेटी देंगे। और आप ये कह दिए सुधाकर आरडीएक्स नहीं मिला था। सुधाकर जी क्या आरडीएक्स नहीं मिला? मेहताब, क्या आपको अभी भी लगता है कि जो भगवा, क्योंकि अभी भी जो पृथ्वीराज जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि सनातन अपराधी है, भगवा नहीं तो आप सनातन आतंकी कहिए, क्या आपको लगता है कि यह कहना चाहिए? कांग्रेस किस बात से आप सहमत हैं? क्या जो मुस्लिम समाज को जिस तरीके से कांग्रेस टैकल करती है, कांग्रेस को लगता है कि भगवा को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, सनातन का अपमान करो तो मुसलमान खुश होगा, वोट देगा? क्या सच्चाई है इसमें? ये तो मुझे नहीं पता कौन किसका अपमान करके क्या करना चाहता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कभी भी पुलिस किसी निर्दोष को नहीं पकड़ती है तो पूछताछ के बाद छोड़ देती है। अच्छा। किसी संदिग्ध को पकड़ेगी तभी जेल जाएगा वो, ऐसा नहीं है कि वो जेल ना जाए, अगर उस पर कुछ ना कुछ उसके पास होगा तो ही जेल जाएगा। नॉर्मल आदमी को पकड़ के पुलिस पूछताछ में छोड़ दी थी। कोई अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब है, उन्होंने कहा मैंने कवरेज की, मैंने देखा मुसलमान थे। भाई अगर आपको लगता है कि दंगा मुस्लिम मुसलमानों ने किया, नहीं, मैंने ये नहीं कहा मुसलमान थे, मैंने ये नहीं कहा मुसलमान थे। 17 साल क्यों रहे जेल में? सर मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर ये निर्दोष थे तो 17 साल तक मुकदमा क्यों चला? और आपकी सरकार झूठा मुकदमा लगाया गया, झूठा मुकदमा, तभी ये कोर्ट ने निर्णय दिया और वहां की जनता ने दिया, उसी दिग्विजय सिंह को हराया। कोई भी दंगा होता है उसका कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर होता है उस दंगा कराने के लिए, ऐसा नहीं पब्लिक चलते। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, धीरे धीरे मास्टरमाइंड, इसका मास्टरमाइंड भी था। देखिए मैं उसके एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जिस जगह भोपाल से इलेक्शन हुआ वहां दिग्विजय सिंह मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हारे। अरे सुन लीजिए पत्रकार साहब, सुन लीजिए, कोई भी दंगा अगर होता है किसी भी स्टेट में, उसको पब्लिक अपने आप नहीं करती, उसको कराने के लिए किसी ना किसी या तो नेता का हाथ होता है या कोई नेशनल इमरजेंसी पकड़े हो, कौन से लोग अपराधी थे, क्या अपराध था? सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए सर प्लीज। अगर ये निर्दोष थे तो मेरा सवाल बार बार घूम के यही है, अगर निर्दोष थे तो 17 साल सवाल है आपका, ठीक है मैं बता देता हूँ। चलिए आपकी ये जिज्ञासा शांत किए देता हूँ, आपकी ये जिज्ञासा शांत किए देता हूँ। ये इसलिए गए ठीक है। चलिए अजय जी बताएं। मैं आपको बता दूं, उसी के 15 दिन के अंदर FIR लगने जा रही थी, 15 दिन के अंदर, और चार्जशीट बनाने में इन्होंने इतनी देर की जानबूझ के, ताकि सबूत फर्जी किए जाए। और उसका मैं आपको सबसे बड़ा सबूत बता दूं कि जिस समय कांड हुआ फरीन सगुप्ता के, शेख लियाकत के, शेख मुश्ताक वगैरह, उनके परिवार ने कहा कि हमारे यहाँ के लोगों की शहादत हो गई और ये इस तरह का कल है, जबकि रियल लोगों को नहीं पकड़ा। इसमें कम से कम 6-7 लोग मारे गए हैं जो गायब हैं। और दूसरी आपको बता दें, मिलिंद जोशी के परिवार को बुरी तरीके, सुनील जोशी गायब है, अभी तक नहीं पता। अमितोष जी मैं एक चीज आपसे एज ए लीगल, जो कि आप जो है अधिवक्ता भी है, कि अब जो इसमें तो ये सारी चीजें हो गई, अब तो असल जो अपराधी होगा उसे भी, क्योंकि ब्लास्ट तो हुआ, लोग तो मरे, लोग घायल हुए, तो असल जो अपराधी है उसको बचाने की भी तो कोशिश थी इसमें। गलत आदमी को अगर आप पकड़ रहे 17 साल तक करें तो गलत जो सही अपराधी था उसे बचाया भी तो गया, इसकी सजा नहीं होनी चाहिए क्या? ये बात मैंने कल भी आपके समझ रखी थी कि कांग्रेस सरकार कर क्या रही थी, हिंदुओं को तो आतंकवादी बना रही थी, चार्जशीट में गलत एविडेंस प्लॉट कर रही थी, एविडेंसेस के साथ मैनिपुलेट और फैब्रिकेशन कर रही थी, और उसके साथ साथ जो मेन अक्यूज होंगे उनको बचाने का प्रयास कर रही थी। देखिए समझौता ब्लास्ट से देखते हैं, 68 जने पैसेंजर थे जो पाकिस्तानी थे, ब्लास्ट हुआ, स्वामी अस्मिनानंद को पकड़ा गया और बोला कि ये हिंदू टेरर थे और टेररिज्म एक्टिविटी में थे, कहा कन्फेशन हो गया प्लॉट वाले की, लश्कर तैयबा का इन्वॉल्वमेंट आता है UN से और अन्य जांच एजेंसी से, और वहां के आरिफ और कासिम को एस्केप करवा दिया जाता है और स्वामी अस्मिनानंद को फिर कोर्ट छोड़ देता है। तो लगातार तरीके से क्या हुआ,
2007 और 10 के बीच में हिंदू टेरर एक ऑफिशियल प्रोपेगेंडा कॉइन हुआ और उसको साबित करने के लिए लगातार बाहर की यूनिवर्सिटी में, बाहर के यूएस एम्बेसडर को या भारत में लगातार तरीके से वही चीजें कही गई। अब आप देखिए मुस्लिम इसमें एक चीज और भी है अमितोष, ये हिंदू टेररिज्म का या हिंदू टेररिस्ट का जो कंसेप्ट था, इसे साबित करने के लिए मुसलमानों की कुर्बानी दी गई, सब जगह मुसलमान मारे गए। एब्सोल्युटली मार रहे मुसलमान जा रहे थे जी। 68 जने मर गए समझौता ब्लास्ट में, मुसलमान थे। मक्का मस्जिद ब्लास्ट होता है, मुसलमान है। अजमेर दरगाह शरीफ ब्लास्ट होता है, मुसलमान है। और ये वाला मालेगांव ब्लास्ट होता है, मुस्लिम मेजोरिटी है। शरद पवार जहाँ पे बॉम्ब लगाते हैं वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होता है। लगातार तरीके से मुसलमान तो मरे थे, इसलिए तो कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। इस्लामिक स्कॉलर समझ ही नहीं पा रहे कि भाई आप ही को यूज करा जाता है, आप ही क्या है। यही चीज मैं बार बार इसीलिए आप लोग फिर आप कहते हैं कि बकवास है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं सारे जितने भी मुस्लिम स्कॉलर आते हैं, मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूं कि क्या कांग्रेस के इस हरकत से मुस्लिम खुश होता है, तभी वोट देता है? और इन सारे मामलों में आप अगर देखें तो सभी के सभी जगह जो है मुस्लिम मारे गए और मुसलमानों को कुर्बानी दे करके भगवा आतंकवाद के कंसेप्ट की थ्योरी को जो है एस्टैब्लिश करने की कोशिश कांग्रेस करती रही, जिसमें वो आज बेनकाब हो गई है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय है। वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर सिंह जी आपका, वरिष्ठ पत्रकार अजय जी आपका, मेहताब उस्मानी जी आपका, अमितोष पारिक जी आपका और डॉक्टर राजवीर शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो चर्चा चली है और जिस तरीके से मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी को मार करके गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही थी और उनके नाम पर दंगा कराने की कोशिश की जा रही थी, इसके पीछे कौन है, जो भी लोग हैं वो अब सामने आ चुके हैं कि कांग्रेस इस पूरे षड्यंत्र के पीछे था और कांग्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग अब उठने लगी है।